नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी क्या है और उसके अनुप्रयोग क्या-क्या हैं ये हम लोग देख चुके हैं और साथ ही साथ इसके क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं इसके ऊपर हम लोगों ने एक संक्षिप्त चर्चा ऑलरेडी कर ली है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित ये जो सेशन है ये आपके जेपीएससी मेंस 2026 के लिए पेपर 6 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं इसे समग्र रूप से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और कंप्लीटली एक आंसर फ्रेमवर्क की तरह इस सेशन को मैं लेकर के चलूंगा। और ध्यान रखना है, यह जो सेशन होने वाला है इसके अंतर्गत हम लोग इन्वायरमेंटल हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, एथिकल या नैतिक मुद्दे हो, सोशियो इकोनॉमी या सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होगा और बायो सिक्योरिटी या बायो सिक्योरिटी इससे संबंधित क्या रिस्क उत्पन्न हो सकते हैं, इससे संबंधित सारी चीजों को हम लोग यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे अपने इंट्रो पार्ट को। और इंट्रो पार्ट के लिए मैं बराबर बोलता हूँ कि यहाँ पर किसी नवीनतम घटना का जिक्र आप लोगों को करना होगा। जैसा इस सेशन के लिए अगर मैं बताऊं तो हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया है कि जीएम सरसों के लिए, ध्यान रखिएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सरसों का बीज है उसके उपयोग के लिए मंत्रिमंडल का एक समूह गठित किया है जो यह निर्णय देगी कि इस प्रकार जीएम सरसों का उपयोग भारत में किया जाए या फिर नहीं किया जाए। तो इससे आप अपने आंसर के इंटू पार्ट में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हम लोग जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित ये आंसर फ्रेम कर रहे हैं, तो आंसर को फ्रेम करने के पहले हमें बायोटेक्नोलॉजी के विषय में बताना होगा किस किस तकनीक का प्रयोग हम लोग करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में भी यहाँ पे सूक्ष्म या छोटे शब्दों में या कम शब्दों में हमें लिखने की आवश्यकता होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के विषय में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह एक दोधारी तलवार की तरह है। जिस प्रकार से दोधारी तलवार जब कोई भी योद्धा चलाता है तो वह न केवल अपने शत्रु पक्ष को नुकसान पहुंचाता है बल्कि कभी कभी उसकी दूसरी धार से वह स्वयं भी नुकसान कर लेता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे दोधारी तलवार के रूप में दिखाया गया है। स्कोप और इंपॉर्टेंस इसका काफी ज्यादा है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, वहां पर इसने क्रांतिकारी बदलाव या परिवर्तन लाने का प्रयास किया है जैव प्रौद्योगिकी ने। और प्रोग्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस तकनीक के उपयोग के माध्यम से हम लोग फूड सिक्योरिटी और विभिन्न प्रकार के रोगों के ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर ली है, चाहे वो हमारा सिकल सेल एनीमिया ही क्यों ना हो। अगर हम लोग बात करेंगे कि इसके रिस्क असेसमेंट की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विभिन्न तत्वों के साथ हम लोग उनके मूल चरित्र या उसकी मूल प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और अगर हम लोग किसी भी चीज के या किसी भी जीव के मूल प्रकृति के अगेंस्ट में किसी प्रकार के जेनेटिकली छेड़छाड़ करते हैं तो उसके परिणाम अप्रत्याशित और अपरिवर्तनीय हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसके साथ ही थ्रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ बायोसिक्योरिटी जो रिस्क है, बायोसिक्योरिटी वो ऑलरेडी विद्यमान यहाँ पे रहने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर हम लोग फोकस की बात करेंगे अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो उसमें एक लाइन हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं कि वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो इसने काफी ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव हमारे समाज में लाने का प्रयास किया है। और इसे हम लोगों को एक विज्ञान की तरह नहीं अपितु एक सोशियो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट के नजरिए से समझना होगा, तभी हम लोग इसके ऊपर अपना सारा कुछ ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अब यहाँ संक्षेप की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के अंतर्गत क्या क्या हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि यह है क्या। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, संक्षेप में अगर हम लोग कहें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नेचुरल सिस्टम में जीन लेवल का बदलाव को हम लोग क्या कहेंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। संक्षेप में इसको हम लोग लिख सकते हैं।
मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी या पीसीआर तकनीक का प्रयोग इसके अंतर्गत मूल रूप से करते हैं। जीन एडिटिंग हो गया आपको, या बायोफोर्टिफिकेशन हो गया, इन सभी तकनीकों का उपयोग हम लोग बायोलॉजिकल इंटरवेंशन के अंतर्गत करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दुविधा भी है, डायलेमा क्या है, इसकी संभावनाएं तो असीमित है, अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके अज्ञात या अनसर्टेन खतरे भी हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका खतरा क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि जीन में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वह एक लंबे अवधि के उपरांत हमारे सामने वो परिलक्षित होता है। वह गुण भी हो सकता है और अवगुण भी हो सकता है। यदि अवगुण हुआ तो फिर वो किस प्रकार से हमारे ऊपर में रिएक्ट करेगा ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। अगर टारगेटेड मैनिपुलेशन की बात करें जो कि क्रिस्पर कैस9 तकनीक के द्वारा किया जाता है, तो यह प्राकृतिक विकास की गति को अप्राकृतिक रूप से काफी तेज कर देती है। यानी जो नेचुरल प्रोसेस है हमारा या नेचुरल डेवलपमेंट है उसको काफी तेज गति से ये बढ़ा देती है, जिसके अप्रत्याशित परिणाम हमारे सामने दिखाई दे सकते हैं। इसे हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी समझा सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो जीएम क्रॉप्स, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उसका उपयोग के विषय में चर्चा हो रही है। और जब भारत की बात करते हैं तो भारत में केवल एक ही बीज है, बीटी कॉटन, या फसल है बीटी कॉटन, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। जीएम फसल केवल बीटी कॉटन ही भारत में वर्तमान समय में उपजाई जाती है। लेकिन इसके कारण क्या हुआ है कि सुपर बीड्स या खरपतवार का यहाँ पर काफी ज्यादा जन्म हो गया, रिस्क इसके जोखिम उत्पन्न हो गए हैं। वहीं जीन थेरेपी की बात करेंगे, जीन थेरेपी के माध्यम से ही हम लोग इंसानों को दी जाने वाली इंसुलिन या जिसे हम लोग ह्यूमुलिन कहते हैं उसके निर्माण के कारण, अगर हम लोग शरीर के अंदर की बात करेंगे तो हमारे शरीर के अंतर्गत ह्यूमुलिन जब हम लोग डालते हैं तो वहां पर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस आदि म्यूटेशन करके अपने दूसरे प्रकार की प्रतिकृति का निर्माण भी कर सकते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा ह्यूमुलिन जो है ये बेसिकली सुअर से प्राप्त किया जाता है। वहीं बायो रिमेडिएशन की बात करेंगे तो यह हमारे अंदर जो विषाक्तता है वह विषाक्तता को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी, जो यह सेशन या जो भी पीडीएफ है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए इसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। तो पिलर ऑफ इंटरवेंशंस की बात करेंगे, खतरे की नींव कहाँ पे हो सकती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करें तो मॉलिक्यूलर डीएनए लेवल पर यह क्या करता है, परिवर्तन करता है। और इस परिवर्तन का जो हमें प्रभाव है वह विभिन्न पीढ़ियों के उपरांत हमें दिखाई दे सकता है। अब बात करें कौन कौन सी तकनीक का उपयोग हम लोग करते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग करते हैं, जिसके अंतर्गत एक जीव से वांछित जीन या जो डिजायर्ड जीन है उसे निकाल करके दूसरे जीव के डीएनए के साथ में जोड़ा जाता है। इसे टारगेटेड मैनिपुलेशन के रूप में हम लोग जानते हैं। दूसरा हमारा जीएमओ डेवलपमेंट है, जिसके अंतर्गत फसलों या जानवरों में बाहरी जीन डालकर उनमें नए लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे हमारा बीटी कॉटन है, इसमें बैसिलस थुरिंजेसिस का एक टॉक्सिन डाला जाता है, जिससे फसल जो होते हैं वो बच जाते हैं, उसे कीट नहीं खा पाते हैं। वहीं क्लोनिंग की बात करेंगे जो कि सोमेटिक सेल के अंतर्गत है हमारा क्लोनिंग, तो इसमें किसी जीव की हूबहू आनुवांशिक प्रति का निर्माण किया जाता है, जिसका डॉली शिप, जिसका 1996 में यान बिलमुट के द्वारा निर्माण किया गया था एक भेड़ के माध्यम से। तो हूबहू प्रतिकृति बना रही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी बीमारियां या जो भी अवगुण इस डोनर में थे वही अवगुण इस क्लोन में भी उत्पन्न हो सकते हैं। जीन थेरेपी की बात करेंगे तो क्रिस्पर कैस9 तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और आनुवांशिक बीमारियों को ठीक करने के लिए दोषपूर्ण जीन को काट करके उसे हटा दिया जाता है।
या उस दोषपूर्ण जीन के स्थान पर नवीन जीन को वहां पे ऐड कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि क्रिस्पर-cas9 तकनीक के अंतर्गत किसी जीन को काटने में कहीं 19 और 20 हो गया तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी होने की संभावना हो जाती है। अब बात करेंगे इसके क्या क्या प्रभाव या क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल या पर्यावरण रिस्क की बात करेंगे, फ्लोरा और हमारे इकोसिस्टम पर। तो यहाँ पर एक फील्ड का उदाहरण लिया गया है जिसमें एक जीएम क्रॉप या बीटी कपास कर ले या बीटी कॉटन कर ले या किसी प्रकार के अन्य जीएम फसल को उत्पन्न किया जा रहा है। अब यहाँ पर जीन का जो फ्लो होगा वह यहाँ के प्राकृतिक जो नेचर है, प्रकृति है, उसके जो पेड़ पौधे हैं उसमें ट्रांसफर होने की संभावना है। अब ट्रांसफर होने के कारण वो जो हमारा जंगली नेचर या जंगली प्रकृति है वह समाप्त भी हो सकती है या उसमें कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं जो कि भविष्य में मानव और उस पर्यावरण के लिए खतरे की घड़ी उत्पन्न कर सकती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जीन फ्लो और जेनेटिक कंटामिनेशन की बात करेंगे, अब हम लोग ये भी ध्यान में रखेंगे कि जीन कंटामिनेशन जो हो सकता है वो वायु के द्वारा भी हो सकता है या विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के माध्यम से भी ये जीन फ्लो जो है दूसरी प्रजातियों को संक्रमित कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जीएम फसलों से उनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि कॉटन का भी कोई वाइल्ड प्रजाति होगा, जंगली प्रजाति होगा जो कि कमोबेश उसी के समान फसल का उत्पादन करता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जिस बीटी कॉटन में जीन का उपयोग हम लोगों ने किया है वह उसकी जंगली प्रजाति को भी संक्रमित कर देगा। तो इससे यह अनपेक्षित स्थानांतरण होगा और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इससे उस पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है। यहाँ पे उदाहरण के लिए हम लोग दे सकते हैं टॉलरेंट जीएम राइस इन्वेडिंग मरीन एस्च्यूरीज। यहाँ ध्यान रखिएगा जो जीएम राइस है उसने जो समुद्री एस्च्यूरी है वहां पर अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। वहीं सुपर वीड्स का निर्माण हो सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो भी फसल जिसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन्स का खरपतवार में अगर चला गया तो इससे वो क्या हो जाएंगे, रसायन प्रतिरोधी बन जाएंगे और ये सुपर वीड्स जो होंगे इस पर किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं हो पाएगा। अपने आप को इतना शक्तिशाली और उस रसायन के प्रति प्रतिरोधी बना लेंगे जिससे कि अगर हम लोग इसे नष्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर जो हमारा हर्बिसाइड है या खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं तो उससे यह बच जाएगा, स्वयं को बचा लेगा और इसको नष्ट करना असंभव हो जाता है। वहीं बायोडायवर्सिटी लॉस की बात करेंगे तो जो भी स्थानीय स्पीसीज हैं उनका पतन हो सकता है और एकल कृषि का विस्तार हो सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी स्थानीय फसलें होंगी उसे नुकसान पहुंच सकता है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इससे केवल एकल कृषि का विस्तार होगा और जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त फंगल वल्नरेबिलिटी भी सामने आ जाती है। तो प्राकृतिक रक्षा तंत्र के हटने से यह खतरा उत्पन्न होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि कॉफी बीन्स में फंगस या एफ्लाटॉक्सिन का उच्च जोखिम यहाँ पे बना हुआ रहता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी अपने रिस्क या इन्वायरमेंटल, ह्यूमन या अन्य रिस्क की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां जब अपना आंसर लिख रहे होते हैं तो वहां पे हमें 2-3 चीजों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के साथ लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपका आंसर अच्छा लगे। और इस प्रकार यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से भी इसे दर्शा सकते हैं अपने आंसर शीट में, जिससे कि हमारा जो आंसर शीट होगा यह दूसरों से अलग बन जाएगा। अब दूसरे की बात करेंगे, ये तो पहला ही था हमारा। चलिए दूसरा है हमारा जो रिस्क है, ये ध्यान रखिएगा सुपर बीट्स और पारिस्थितिकी असंतुलन का। तो इसमें अगर हर्बिसाइड एप्लीकेशन या शाकनाशी अनुप्रयोग की बात करेंगे
तो शाकनाशी प्रतिरोध वाला जीन जो है वह जंगली घास में अगर चला गया, जो कि हमारा खरपतवार होता है, तो वो रसायनों के प्रति या शाकनाशी या खरपतवार नाशी के विरुद्ध एक प्रतिरोध उत्पन्न कर लेंगे और वह अजय हो जाएंगे। और लगातार बीटी टॉक्सिन के संपर्क में आने से कीटों में भी एक प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, जिससे दूसरे फसल जो होंगे उन कीटों के लिए आसानी से उसे समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो कीट भी और हमारा खरपतवार दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अजय हो जाएंगे, जिससे हमारी खाद्य विविधता या फसल चक्र को नुकसान पहुंच सकता है। अब यहाँ पर गैर लक्षित जीवों पर प्रभाव की बात करेंगे तो कीटनाशक युक्त जो जीएम फसलें हैं वह मित्र कीटों और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सॉइल हेल्थ डिग्रेडेशन उत्पन्न हो सकता है। अब मित्र जो हमारा कीट है उसमें मोनार्क बटरफ्लाइज और बीज आते हैं या मधुमक्खी, तितलियों और मधुमक्खियों पर ये जो हमारे जो भी जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल के टॉक्सिन्स हैं वो मधुमक्खियों और तितलियों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ हमारी मृदा में निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के असंख्य सूक्ष्म जीव जो हैं इनके प्रति जो उन्हें भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे हमारा जो पारिस्थितिकी असंतुलन है वह उत्पन्न हो जाएगा और जो खाद्य श्रृंखला में यदि कोई छोटा सा भी बदलाव उत्पन्न होता है तो वह खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, चाहे तितलियों पर प्रभाव हो, मधुमक्खियों पर प्रभाव हो या मृदा में निवास करने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जिसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते, उनकी संख्या में यदि कमी आती है तो हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो होगा वह प्रभावित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपना ये भी डाल सकते हैं कि सुपर वीड्स और पारिस्थितिकी असंतुलन इस प्रकार से उत्पन्न होगा। अब एक केस स्टडी की बात करेंगे कि कृषि और पर्यावरण पर वास्तविक प्रभाव क्या पड़ता है। यहाँ उदाहरण के साथ हम अपने आंसर में इसे संपुष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहला केस ले लेंगे हम लोग कि भारत में बीटी कॉटन का उत्पादन किया जाता है, बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि में भी इसका उत्पादन किया जाता है। तो बीटी कॉटन को बेसिकली बनाया गया था, एक अमेरिकन बॉलवॉर्म होता है, ये अमेरिकन बॉलवॉर्म है। तो इससे बचाव के लिए बीटी कॉटन को बनाया गया था ताकि जो अमेरिकन बॉलवॉर्म हो इस फसल को नुकसान न पहुंचाए। और इसके लिए इसमें क्रे 1AC और क्राई 2AB जीन्स डाला गया था, सॉरी क्राई 1AC और क्राई 2AB जीन्स को डाला गया था ताकि अमेरिकन बॉलवॉर्म जो है वह बीटी कॉटन को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अब एक यहाँ सबसे बड़ा समस्या हो गया कि जो अब एक पिंक बॉल वॉर्म होता है, एक पिंक बॉल वॉर्म जो होता है, इस दोनों जीन के अगेंस्ट में एक प्रतिरक्षा तंत्र का विकास कर लिया है। अब जी इससे सेकेंडरी आउटब्रेक या सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक हो गया है। अमेरिकन बॉल वॉर्म तो प्रभावित यहाँ पे इससे हुआ ही हुआ, लेकिन पिंक बॉल वॉर्म ने इसके खिलाफी रेसिस्टेंस को विकसित कर लिया, जिससे कि यहाँ पे पर्यावरण पर नुकसान पहुंच रहा है, फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त हर्बिसाइड और हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड्स का निर्माण हो गया। अब क्या हुआ कि राउंड अप रेडी या ग्लाइकोफॉस्फेट रेसिस्टेंट फसलों के अत्यधिक उपयोग का परिणाम ये निकल करके आया। अब रिजल्ट क्या हुआ कि अमेरिका में पाल्मर अमरनाथ जैसी घासों ने शाकनाशियों के प्रति गंभीर प्रतिरोध विकसित कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह उत्पन्न हो गया। अब आते हैं जीएम मस्टर्ड DMH11 का उपयोग और भारत में जीएम सरसों के कॉमर्शियल उपयोग पर बहस छेड़ दी। और इसी का मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में कि इंट्रो में हम लोग इसी जीएम मस्टर्ड के उपयोग के लिए केंद्र सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय समूह का गठन किया था, विचार करने के लिए भारत में इसका उत्पादन हो या न हो। तो पर्यावरण पर कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। अब यदि कंसर्न की बात करेंगे तो मधुमक्खियों पर इसका असर अज्ञात है और देशी सरसों की विविधता के नष्ट होने का यह गंभीर खतरा या चुनौती उत्पन्न कर रही है। कौन? तो जीएम मस्टर्ड। तो इस प्रकार से हम लोग अपने आंसर में केस स्टडी को भी डालेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण है कृषि के उपरांत हम लोग
मानव के ऊपर क्या, उसके स्वास्थ्य के ऊपर क्या खतरा उत्पन्न होगा उसे देख लेते हैं। पहला में तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग से नए नए प्रोटीन खाद्य पदार्थों में आ सकते हैं। अब इन प्रोटीन्स का उपयोग मानव ने कभी नहीं किया। जब भी हम लोग किसी भी प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा को अपने अंदर लेते हैं तो हमारा शरीर उसे पचाने का कार्य करता है, चाहे हमारा अमाशय हो या लास्ट में छोटी आंत तक। तो ये प्रोटीन हमारे शरीर के द्वारा पचाया जा सकता है या नहीं, किस प्रकार से यह प्रोटीन हमारे आंतरिक तंत्र को प्रभावित करेगा, इसके खतरे आज तक अज्ञात हैं। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ मूंगफली का एलर्जी एलर्जी जो है वह जीन टमाटर में हम लोग दे सकते हैं इसका। इसके बाद टॉक्सिसिटी रिस्क है, इसका विषाक्तता हो सकता है। पौधों के डीएनए में निष्क्रिय पड़े हुए बहुत सारे ऐसे विषैले पाथवे होते हैं जिससे यदि ये नए जीन जुड़ गए तो वो अचानक सक्रिय हो सकते हैं, और यदि हम लोग उसका सेवन करते हैं या उसके फलों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर को ये प्रभावित करेगा। किस प्रकार से करेगा? एलर्जी के रूप में या किसी नवीन प्रकार की बीमारियां हमारे सामने मुंहबाए खड़ी होगी, ये अभी तक अज्ञात है। लॉन्ग टर्म अननोन इफेक्ट्स। अब जीएम फसलों का यदि हम लोग पोषण कर रहे हैं तो लंबे समय अवधि के दौरान किस प्रकार से यह हमें प्रभावित करेगा उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। यदि लगातार हम लोग जीएम फसलों का सेवन कर रहे हैं तो छोटी आंत में पाए जाने वाले गट बैक्टीरिया जो हैं या शरीर के मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में आज भी हमारे पास में जो उपलब्ध वैज्ञानिक डेटा है वह सफिशिएंट नहीं है। तो नकारात्मक प्रभाव काफी ज्यादा है। हो सकता है कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म नकारात्मक रूप से प्रभावित हो, या जो गट बैक्टीरिया है वह हमारे शरीर में काफी कम मात्रा में हो जाए, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके अतिरिक्त पोषण इम्बैलेंस भी हो सकता है। अब बायोफोर्टिफिकेशन के माध्यम से हम लोगों ने गोल्डन राइस का तो निर्माण कर लिया, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि इस बायोफोर्टिफिकेशन के कारण हम लोगों ने अन्य आवश्यक प्राकृतिक तत्वों की कमी उस चावल में हो सकता है कर दी हो, जो कि आने वाले भविष्य में हमें दिखाई दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है हमें कि चलिए ये सारा चीज हम लोग देख ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा खतरा है एएमआर और जीन थेरेपी के जोखिम में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ ध्यान रखना है, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो दोनों प्रकार से मैंने इसे बनाने का प्रयास किया है आप लोगों के लिए। तो जिस भी भाषा में आप लोग चाहे हिंदी या इंग्लिश में आंसर लिख रहे हैं तो दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। तो जीन थेरेपी रिस्क की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डीएनए में यदि गलत जगह कट लग गया या जीन गलत जगह जुड़ गया तो उससे कैंसर जैसी बीमारियों का जन्म हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारा जो शरीर का इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र है वह इस नए जीन के अगेंस्ट में किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा वो नहीं जानता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो वायरल वेक्टर्स के खिलाफ शरीर की घातक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया किस प्रकार की होगी यह हमें जानकारी नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ह्यूमन ट्रायल में अभी अनिश्चितता बनी हुई है और इन्फॉर्म्ड कंसेंट से जुड़े गंभीर मुद्दे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो मानव पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों के निश्चित डेटा का हमारे पास में अभाव है, और पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखिएगा कि आनुवांशिक गुण जो होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होने वाले अज्ञात आनुवांशिक प्रभाव क्या होंगे इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है। अब आते हैं नैतिक और सामाजिक मुद्दों के ऊपर में। तो सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे कि इस बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से मनुष्य स्वयं को भगवान समझ सकता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि डॉली भेड़ का निर्माण कहाँ हुआ? डॉली शिप जो थी इसका निर्माण प्रयोगशाला में हुआ। अब मनुष्य चाहे तो अपने लिए डिजाइनर बेबी भी क्रिएट कर सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मेरे जो बच्चे हैं उसका आंख ब्लू हो, रंग गोरा हो, बाल भूरा हो, देखने में सबसे आकर्षक हो, तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में डिजाइनर बेबी का भी निर्माण
किया जा सकता है। तो यह कहाँ तक उचित होगा उसके विषय में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्लेइंग गॉड आर्गुमेंट ये दिया जाता है जनरली बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अब प्रकृति या ईश्वर ने बनाया है सभी जीवों को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, तो प्रकृति या ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। और यदि हम लोग उस जैविक सीमा को लांघ कर नए जीव बनाएंगे तो यह कहाँ तक नैतिक रूप से सही होगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि यदि हम लोग चाहें तो प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार की चीजों का निर्माण कर लें, लेकिन क्या नैतिकता है, ये चीज में हम लोगों को सोचना होगा। और एक प्रश्न चिन्ह है। ह्यूमन क्लोनिंग डिबेट यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ कि आंख नीला होना चाहिए, या इसे हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, बॉडी सलमान खान की तरह होनी चाहिए, और जो चेहरा है वो आमिर खान की तरह होना चाहिए, और जो चलने फिरने की प्रवृत्ति हो वो शाहरुख खान की तरह होनी चाहिए, कूदने फांदने में हमारा वो विद्युत जामवाल के टाइप से होना चाहिए। तो ये सब सारे गुणों को यदि हम लोग एक जगह मिला दें ह्यूमन क्लोनिंग में, तो वो किस प्रकार से, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है हमारा नैतिकता। तो और ये नैतिक मुद्दा जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि कोई विज्ञान की कोई शाखा है अपने साथ लाभ ला रही है तो उसके साथ में हानियां भी उत्पन्न होती हैं। तो मानव क्लोनिंग जो है व्यक्ति की विशिष्टता और गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी के अधिकार का उल्लंघन है। मानव गरिमा को यह गिराने का प्रयास कर सकता है। अब सारे सुंदर लोग एक तरफ और सारे बदसूरत लोग जब एक तरफ हो जाएंगे तो समाज वैसे ही हमें चिढ़ाता है। और वहां पर अगर हम लोग देखें तो समाज कहीं ना कहीं वहां पर दोयम दर्जे का व्यवहार उन लोगों के साथ कर सकता है जो दिखने में सुंदर नहीं है या उनमें किसी प्रकार की विकृति है। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन क्लोनिंग का डिबेट। इसके अतिरिक्त डिजाइनर बेबी की चर्चा कर चुके हैं कि क्रिस्पर कैस तकनीक का उपयोग करके माता पिता अपने पसंद के बच्चों को प्रयोगशाला में उत्पन्न करवा सकते हैं। बच्चों के आंखों का रंग, उनकी बुद्धिमत्ता, चलने फिरने का ढंग, उसके उनके केस कैसे हो, केस विन्यास कैसा हो, तो ये सारे चीजों को हम लोग डिजाइनर बेबी के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये भी सही नहीं हो सकता है। जेनेटिक प्राइवेसी इश्यूज भी है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करेंगे तो जीनोम सीक्वेंसिंग के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के आनुवांशिक जानकारी प्राप्त हो जाती है, और आनुवांशिक जानकारी का बीमा कंपनियों या नियोक्ताओं के द्वारा भेदभाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ ये कैसे होगा, तो समझने वाली बात है कि कोई भी बीमा कंपनी है उसे पता है कि इस जीन के इस फैमिली में जो जीन है उसमें एक फलाने बीमारी के कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हो सकता है कि अपने बीमा में वह उस चीज को ऐड कर दे उस व्यक्ति के लिए कि यदि आपकी मृत्यु इस बीमारी से होगी जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है, आपको बीमा का कवरेज नहीं दिया जा सकता। नियोक्ता भी यहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान नहीं है, तो वह केवल बुद्धिमान व्यक्तियों को ही अपनी कंपनी में शामिल करेगा, उसका सिलेक्शन करेगा, और जो बाकी कम बुद्धिमान या जिनका आईक्यू लेवल काफी लो है उनका सिलेक्शन नियोक्ता के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यदि हम लोग देखें तो यह जो है आपका जेनेटिक प्राइवेसी इश्यू, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा है हमारा पशु अधिकार और जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ये ध्यान रखेगा। जेनो ट्रांसप्लांटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कमोडिफिकेशन एंड सफरिंग। पहला है मेरा कमोडिफिकेशन एंड सफरिंग। बायोटेक्नोलॉजी जानवरों को केवल दवाएं या अंग बनाने की बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज मानती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुअर का यदि हम लोग देखें तो सुअर में विभिन्न प्रकार के अंग इसका उत्पन्न किया जाता है, अंगों को इसमें बनाया जाता है जिसका प्रत्यारोपण बाद में मानवों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ह्यूमुलिन, याद रखिएगा ह्यूमुलिन का उत्पादन जो है वो सुअरों के माध्यम से ही किया जाता है। अब यहाँ जानवरों और क्लोन्स में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखी जाती हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, जिस डॉली भेड़ की बात हम लोग करते हैं उसकी मृत्यु बहुत जल्दी गठिया रोग से हो गई थी। तो यदि हम लोग अगर देखें कि इस जानवर में या किसी जानवर में
कोई अंग उगा करके मनुष्य में प्रत्यारोपित किया जाता है तो वह कब तक कार्य करेगी, या जानवरों में कोई ऐसा वायरस या बैक्टीरिया होगा जिससे वह व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। या अगर हम लोग देखें जानवर में एक पर्टिकुलर जानवर से, ध्यान रखिए प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जानवर से एलर्जी रखता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं सुअरों के प्रति काफी ज्यादा एलर्जिक होते हैं, जिसके कारण उन्हें ह्यूमुलिन नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं जेनो ट्रांसप्लांटेशन के अपने रिस्क हैं, जैसे इंसानों में सुअर जैसे जानवरों के अंग प्रत्यारोपित करने से जानवरों के वायरस जो हैं इंसानों में फैलने का गंभीर खतरा रहता है। केस स्टडी की बात करेंगे तो इन्वायरोपिग की बात करेंगे, जो प्रदूषण को कम करने के लिए बनाए गए जो जीएम सुअर हैं, अंततः इसका जनता के व्यापक विरोध के कारण और इससे उत्पन्न नैतिक चिंताओं के कारण इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो सुअर थे, जीएम सुअर जो थे, ये प्रदूषण को कम करने में मदद करते। एक तरफ हम देखें तो ये प्रदूषण के लिए तो लाभकारी हो रहा था, परंतु इसकी अपनी नैतिक चिंताएं थी कि उस सूअरों के अधिकार का क्या। यहाँ अधिकार सारे जंतुओं के लिए, चाहे वो जीव है चाहे मनुष्य हो। अब सामाजिक आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखें कॉर्पोरेट कंट्रोल और बायोपायरेसी का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर देखें तो भारत 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चुंगल से मुक्त हुआ था, लेकिन यदि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उन कॉर्पोरेट कंपनियों के उपनिवेशवाद का शिकार हो सकते हैं जिनका इस क्षेत्र में एकाधिकार था। और विश्व में 95% बीज का जो निर्माण है वह एक कंपनी ही करती है, जिसे हम लोग मोनसेटो के नाम से जानते हैं। कहीं यह मोनसेटो कंपनी नव उपनिवेशवाद का कारण न बन जाए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो प्रकार के साउथ हैं, पेटेंट्स और टर्मिनेटर सीड्स की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि बीजों का जो पेटेंट है वह इसी कंपनी के पास में है, और ये बीज टर्मिनेटर बीज होते हैं। एक बार आपने इसका उपयोग कर लिया तो फसल उपज प्राप्त करने के बाद उस उपज को दूसरी बार बीज के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे टर्मिनेटर या बांझ सीड के रूप में जाना जाता है। और विश्व की बात करेंगे तो किसान दो प्रकार के हैं, एक ग्लोबल नॉर्थ की बात करते हैं या विकसित राष्ट्रों की बात करते हैं तो वहां के किसान काफी अमीर होते हैं, वह इस प्रकार के फसलों का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, उनके पास काफी ज्यादा धन पैसा होता है, उनकी जो जोत होती है होल्डिंग्स वह काफी बड़ी बड़ी होती है। वहीं ग्लोबल साउथ की जब बात करते हैं जिसमें भारत और अफ्रीका के देश आते हैं, इनके पास सबसे पहले तो होल्डिंग काफी छोटी होती है और इन बीजों का उपयोग वो एक बार तो कर लिए, दूसरी बार कर लिए, लेकिन हो सकता है तीसरी बार इनके पास कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए जिससे इनका जो आर्थिक स्थिति है वह बुरी तरह प्रभावित हो, तो ये उस बीज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के फार्मर्स के लिए भी ये काफी ज्यादा विचारणीय प्रश्न हो सकता है। नॉर्थ के लिए तो सही है, ये कंपनियां यहीं की है, और ग्लोबल साउथ की बात करेंगे तो इसमें अल्प विकसित और गरीब देश के किसान मेनली आते हैं। तो यही चर्चा है यहाँ पे, कॉर्पोरेट कंट्रोल और मोनोपोली हो सकता है कि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास जीएम बीजों के पेटेंट है और इससे वो बीजों के बाजार पर इनका एकाधिकार स्थापित हो गया, यानी नव उपनिवेशवाद यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फार्मर जो है वो निर्भर किस पे करते हैं, तो इस कंपनियों के ऊपर निर्भर करेंगे, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो बांझ बीज या टर्मिनेटर सीड्स कहलाते हैं और सख्त पेटेंट कानूनों के कारण किसानों को प्रत्येक वर्ष ऊंचे कीमतों पर इन बीजों को खरीदना पड़ता है, यह उनकी मजबूरी है। बायोपायरेसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विकसित देश के कंपनियों के द्वारा विकासशील देशों के पारंपरिक ज्ञान और उनके जैविक संसाधनों का बिना उनकी अनुमति के पेटेंट करवाना, यह बायोपायरेसी होता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो 3 उदाहरण दे सकते हैं, नीम, हल्दी और बासमती चावल। ये तीनों का तीनों अगर हम लोग देखें तो ये भारत से संबंधित है और भारत की बिना अनुमति के
एक अमेरिकी कंपनी के द्वारा बासमती चावल, नीम और हल्दी का पेटेंट करवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये प्रयास असफल हो गया। इसके अतिरिक्त वैश्विक असमानता की उत्पत्ति हो सकती है और तकनीकी उपनिवेशवाद का विकास हो सकता है। फूड संप्रभुता का यहाँ पर उल्लंघन हो सकता है। जिसके पास में ये टर्मिनेटर सीड्स नहीं होंगे, वहां पर वो देश क्या करेंगे, फिर वह किसी दूसरे देश के ऊपर में आश्रित हो सकता है। और यह जो तकनीक है, यह विकसित और विकासशील देशों के बीच जो चौड़ी खाई है उसे और चौड़ा करने का प्रयास कर सकती है। तो ग्लोबल असमानता इससे या वैश्विक असमानता इससे उत्पन्न हो सकती है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं अगर हम लोग कि बायोसिक्योरिटी और लैब रिस्क क्या है, इसके जैव सुरक्षा खतरे क्या क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विज्ञान की प्रत्येक शाखा के दो अपने अपने उपयोग हैं, यूजेस हैं। तो एक गुड यूज हो सकता है, एक बैड यूज हो सकता है। चाहे हम लोग जैव सुरक्षा की बात करें या हम लोग बात कर ले न्यूक्लियर एनर्जी की, एक तरफ हम बम भी बना सकते हैं और एक तरफ ऊर्जा का उत्पादन भी कर सकते हैं। ऊर्जा गुड यूज के रूप में है और बम जो है हमारा वो बैड यूज के अंतर्गत आ जाता है। तो गुड यूज की बात करेंगे तो ये हमारा जो भी तकनीक है उसमें एक ड्यूअल यूज डायलमा होता है, इसमें दोहरा डायलमा होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक तरफ तो लाभकारी है और दूसरी तरफ विनाशकारी है, यानी दोनों रूपों में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। संशय की स्थिति बराबर बनी रहती है। एक दूसरा टर्म है हमारा जैव आतंकवाद। जैव आतंकवाद की बात करेंगे तो सिंथेटिक बायोलॉजी के माध्यम से खतरनाक पैथोजेंस का विकास प्रयोगशाला में आतंकवादी संगठनों के द्वारा किया जा सकता है और इसे वेपनाइज करके किसी भी देश के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसके माध्यम से अगर हम लोग देखें तो किसी विशिष्ट आबादी या किसी विशिष्ट कृषि क्षेत्र को लक्षित करके, लक्ष्य बना करके इस प्रकार के हमले को अंजाम दिया जा सकता है। और अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत आतंकवाद का एक बहुत बड़ा इससे पीड़ित राष्ट्र है, ध्यान रखेगा, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वह लगातार भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता रहता है। तो यदि पाकिस्तान के पास में इस प्रकार की तकनीक आ गई तो उसके माध्यम से उन आतंकवादियों के पास भी ये तकनीक जा सकती है और वो आतंकवादी भारत के विरुद्ध इस प्रकार के जैविक हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा लैब सेफ्टी और एक्सीडेंटल रिलीज भी हो सकता है। अब प्रयोगशालाओं की बात करेंगे तो उसके अपने उन्नत मापदंड होते हैं, जैसे हमारा BSL-3, BSL-4 प्रयोगशाला। अब यह ध्यान रखिएगा कि प्रयोगशालाओं से खतरनाक बायोहैजार्ड्स या उन्नत वायरसों का दुर्घटनावश लीक होने से वो बीमारी वहां फैल सकती है। कोरोना की बात करेंगे तो कोरोना के विषय में भी एक थ्योरी दिया गया था, हमारा लैब सेफ्टी इश्यू और एक्सीडेंटल रिलीज का ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनसफिशिएंट बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन डेवलपिंग रीजन। अब डेवलपिंग देश जो है, विकासशील देश है, वहां पर तो अपनी प्रयोगशालाएं बना ली गई है, लेकिन उनके जो प्रयोगशालाएं हैं वो BSL-3 या BSL-4 मानक के हैं या नहीं है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो वहां से लीक हो सकता है विभिन्न प्रकार का वायरस। अगर हम लोग देखें तो विकसित देशों में भी इस प्रकार के मानकों में कभी न कभी कुछ कमियां रह जाती है, जिससे वहां से वायरस लीक होते हैं, तो जो संपूर्ण मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। वहीं हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख ही चुके हैं इसको। अब नियामक और सुरक्षा उपाय की बात करेंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो या भारत की बात करें तो दो प्रोटोकॉल का नाम यहाँ आप लोग लिखने से मत चूकिएगा। एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल और दूसरा हमारा नगोया प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो उन्नत संशोधित जीव हैं उनके सुरक्षित हस्तांतरण के लिए ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल लाया गया था। वहीं नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत बायो पायरेसी को रोकने का प्रावधान किया गया था। इसमें कहा गया कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के माध्यम से विकसित देश विकासशील देशों को इन तकनीकों को हस्तांतरित करेंगे। और भारत की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसे देखती है और इसी के अंतर्गत हमारा
जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है। यह एक सर्वोच्च संस्था है जो भारत में जीएम उत्पादों के कॉमर्शियल रिलीज को मंजूरी प्रदान करती है। कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल होंगे जिसका उत्पादन भारत में होगा या नहीं होगा, इस पर निर्णय करने का अधिकार जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को है। दूसरा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बायोसेफ्टी गाइडलाइन तैयार करता है जिसे विभिन्न प्रयोगशालाएं आदि मानती हैं। वहीं रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन है जो लैब रिस्क और रिसर्च को लगातार मॉनिटर करता रहता है ताकि किसी प्रकार का कोई जोखिम उत्पन्न ना हो। अब यदि चैलेंजेस हम लोग रेगुलेशन के क्षेत्र में देखें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत में कानूनी खामियां भी हैं, फील्ड ट्रायल की अपर्याप्त पारिस्थितिकी निगरानी का अभाव है और जनता के बीच वैज्ञानिक जागरूकता की भारी कमी इस क्षेत्र के प्रमुख चुनौतियों के रूप में गिने जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग आगे की राह बोलेंगे तो यदि हम लोग को सतत विकास करना है, सतत जैव विकास करना है, तो यहाँ पे हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें हम लोग अगर देखें तो इस तकनीक का पूर्ण रूप से हम लोग बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसे हम लोग एक्सट्रीम कॉशन के साथ में अत्यधिक सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए। और इंक्लूसिव इनोवेशन की बात करेंगे तो तकनीक को केवल कॉर्पोरेट एकाधिकार तक सीमित न रख करके इसे किसानों और आम जनता के लिए सुलभ और किफायती बनाना होगा। और तभी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत को इंडिया का जो लक्ष्य है 2030 तक $300 बिलियन का जैव अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, इस बायो इकोनॉमी को हम लोग अचीव कर पाए। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रिक्ट या डायनेमिक रेगुलेशन की, तो वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ जैसे CRISPR-Cas9 तकनीक का विकास हुआ है, तो इस प्रकार के वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ नियामक ढांचे का भी आधुनिकीकरण करना होगा और उससे संबंधित जो चुनौतियां होंगी उसे हमें समाप्त करने का प्रयास करना होगा। साथ ही पब्लिक अवेयरनेस है ही है और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करके हम लोग इसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। तो यहाँ पे एक अन्य निष्कर्ष भी यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग को पीडीएफ में ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज शब्द मैं उपयोग करना चाहूंगा कि सस्टेनेबल बायोटेक्नोलॉजी में एक शब्द आप लोग ऐड कर सकते हैं कि तकनीक का विकास केवल एंथ्रोपोसेंट्रिक या मानव केंद्रित ना होकर के इकोसेंट्रिक या प्रकृति केंद्रित होना चाहिए। ये लाइन आप लोग अंत में जोड़ सकते हैं और इसके साथ में लिख सकते हैं कि जब यह इकोसेंट्रिक हो जाएगी तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित एसडीजी गोल्स को प्राप्त करने में बायोटेक्नोलॉजी सहायक सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एसडीजी गोल को भी आप अपने निष्कर्ष में अंतिम में लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लास्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो सिंथेटिक मैट्रिक्स है लाभ बनाम संभावित जोखिम का दे दिया है। यहाँ पे रिवीजन मैट्रिक्स भी दे दिया है मैंने, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो, हेल्थ हो, एथिक्स हो, इकोनॉमी हो, सिक्योरिटी के पर्पज से। और यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, प्रीलिम्स तो है नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसे। बाकी इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट मेंस के लिए एथिक्स, इन्वायरमेंट, हेल्थ, हमारा सोसाइटी, ये सभी को जोड़ करके किस प्रकार से अपना आंसर हम लोग करेंगे, इसके लिए मैंने कीवर्ड्स भी दे दिया है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।